हेलो दोस्तों, कारदार इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। और इस वीडियो की सबसे ख़ास बात है कि ये कोई बोरिंग थेरेटिकल वीडियोस नहीं होगा, सब कुछ हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक मशीन लेके आपके पास आता है तो वो कोई नई चीज़ नहीं होगी आपके लिए, आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं जैसे आप विंडोज़ पे करते हैं। इस वीडियो को बनाने का ख्याल ऐसे आया मेरे दिमाग में कि अ, मैं आईटी से रिलेटेड बहुत सारे काम करता हूँ, उनमें से एक काम लोगों को ट्रेनिंग देने का है। तो मेरे ट्रेन किए हुए लोग आपको हर कंपनी में मिल जाएंगे, लाइक एच सी एल, टी सी एस, इन्फोसिस, जो जो जितनी भी हैं, केप जेमिनी वगैरह। तो मेरे दिमाग में ख्याल ये आया था उस दिन कि अंग्रेज़ी बोलने वाले तो आके सीख लेते हैं, ख़ासतौर से जिनकी कंपनीज पैसे देती हैं। तो इस टाइप की ट्रेनिंग जो है, जो 4 से 5 दिन की होती है फुल टाइम, अम, उस ट्रेनिंग की फ़ीस लगभग 55,000 पर हेड आती है। तो अ, और ऐसी इतना पैसा पे करना किसी की बस की बात नहीं है, तो कंपनियां ही देती हैं। अपने लोग को भेजती हैं, अपनी तरफ से पे करती हैं। और एक बैच में लगभग 10 से 15 लोग होते हैं मैक्सिमम। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया इस पर ट्रेनिंग देते वक्त कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को तो समझ आ जाती है, वो कंपनियों में हैं, अच्छी जगहों पे हैं, सो किसी तरह से अरेंजमेंट हो जाता है उनका ट्रेनिंग में आने का। बट जो बाकी लोग हैं जो किसी बड़ी कंपनी में नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम है, वो इस ट्रेनिंग में नहीं आ सकते। तो मैंने सोचा कि कुछ अरेंजमेंट करते हैं इनके लिए। और फिर लॉकडाउन भी चल रहा था, तो कहीं बीच में ट्रेनिंग अरेंज कर पाना, चाहे लो फीस की या फिर किसी पूर्वांचल साइड में या फिर लखनऊ बनारस, कहीं ज़रा मुश्किल है। तो बेसिक ट्रेनिंग देने का मैंने सोचा ऑनलाइन वीडियोस में। अ, जितनी हो सकेगी उतनी कोशिश करूँगा। उसके बाद अगर आपके सवाल होंगे तो उससे रिलेटेड वीडियोस हम आगे भी बनाएंगे। मैक के बारे में वीडियो बनाने की खास वजह ये है कि मैक से रिलेटेड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादा जानकारियाँ हैं नहीं इंटरनेट पे। जो भी वीडियोस मिलती हैं वो लोगों ने बस अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए और पैसों के लिए अंग्रेज़ों की वीडियो देखी, ट्रांसलेट किया और दे दिया। बिल्कुल ऊपरी ऊपरी इससे तह की नॉलेज, जिससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ ऊपर की चीज़ों से आपका काम नहीं बनेगा। अगर कोई आपके पास मैक लेके आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, तो वो वीडियो देख के आपका कुछ भी नहीं हो सकता, जैसी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो खैर, आज हम पहली वीडियो है, इसमें हम सब कुछ समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ताकि आप इससे परिचित हो जाएं। अच्छा, अब अगर आपके पास हेडफोन है तो लगा लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बात करते टाइम कभी कभी हिंदी के अच्छे वाले शब्द निकल ही आते हैं मेरे। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कोई मिलावट बनावट नहीं। सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैक मशीन की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लैपटॉप आता है आप लोगों के साथ, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सिक्योर है। किसी भी तरह का मीडिया से रिलेटेड काम अगर आप कर रहे हैं, या अगर आप अपनी वीडियो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं, तो आप अगर अफोर्ड कर सकें तो कंप्यूटर आप चेंज करके विंडोज़ से मैक कर लीजिए। ये अभी शायद आपको समझ ना आए, बट शायद अगली 4-5 वीडियो के बाद आपको ज़रूर ये क्लियर हो जाएगा कि मैक क्यों इस्तेमाल करना चाहिए वीडियो एडिटिंग या किसी भी तरह की एडिटिंग का काम करने के लिए। खैर, बेसिक से शुरू करते हैं। आज हम एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग की बात नहीं करेंगे। तो अ, इस मशीन में जैसे आप एम और डब्ल्यू अगर आप लिखें कहीं पे, तो ये जो एम और डब्ल्यू में डिफरेंस होता है ना, मैक और विंडोज़ में वही डिफरेंस है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा। एम एंड डब्ल्यू, ये बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट जब आप ये वर्ड याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब कभी मैक आपके सामने आएगा उस पर काम करने के लिए। विंडोज़ में जैसे, मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि विंडोज़ में जैसे विंडोज़ आइकॉन यहाँ पे होता है और आप उसको, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, बाकी तो आप चेंज कर ही सकते हैं, मगर यहाँ होता है, फिर उसको आप क्लिक करके जिसमें भी जाते हैं आप, स्टार्ट वगैरह, रन वगैरह। सेम उसी तरह जैसे एम और डब्ल्यू का फ़र्क है, वैसे ही डब्ल्यू में नीचे है और मैक में अप ऊपर है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़।
उसके बाद जो आपको नोटिफिकेशन यहाँ नीचे आता है विंडोज़ में, टास्क बार बोलते हैं या नोटिफिकेशन बार बोलते हैं। मैंने 14 साल से विंडोज़ पे काम नहीं किया है, तो मेरे टर्म्स बहुत अच्छे नहीं होंगे विंडोज़ के, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मगर आप समझ जाएँगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको नेटवर्क दिखाता है बॉटम राइट में, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बॉटम अप में दिखा रहा है, ठीक है? तो बस इतना ही अंतर है पहले व्यू में। उसके बाद विंडोज़ में जो कंट्रोल पैनल होता है, वो कंट्रोल पैनल मैक में सिस्टम प्रेफ़रेंसेस कहलाता है, ठीक है? सिस्टम प्रेफ़रेंसेस के अंदर चलते हैं। सब कुछ वैसे ही है जैसे विंडोज़ में होता है, बहुत अलग नहीं है। बस आप ये समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। किसी बटन से कलर चेंज होगा, किसी बटन से माउस की सेटिंग चेंज होगी, किसी बटन से डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज होगा। मोटा-मोटा यही चीज़ होती है, ठीक है? सो कहाँ से होती है इसकी बात कर लेते हैं। सो पहला, जैसे कंट्रोल पैनल होता है वैसे इसके अंदर जो है सिस्टम प्रेफरेंसेस, इसमें ये आपका कलर वलर चेंज कर रहा है। इसमें आप देख लीजिएगा क्या है, जैसे अगर कोई फाइल आपकी यहाँ पर है, तो फाइल सिलेक्शन में जो एक रंग होता है वो आपका ब्लू है, वो आप कलर चेंज करके गुलाबी वगैरह कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी वीडियोस वही देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत टेक्निकल हैं, जो जिनको आईटी से इंटरेस्ट है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें कंप्यूटर का मतलब नहीं पता, मतलब जिन्हें विंडोज़ का मतलब ही नहीं पता, या बस आके इंटरनेट खोलते हैं और बंद कर देते हैं। अगर आप ऐसा है कि आप सिर्फ इतना ही जानते हैं, तो शायद इस वीडियो को समझने में आपकी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी मेरा जो काम है वो आईटी के लोगों को ट्रेनिंग देना है, तो उस हिसाब से ही ट्रेनिंग है मेरी। आगे चलते हैं। सो फिर जनरल में साइड में जो आपके आइकॉन वगैरह की साइज़ आती है ना, जैसे ये लेफ़्ट में जो आइकॉन की साइज़ है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। शो स्क्रॉल बार, अगर जब आप कोई चीज़ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बार शो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा क्लिक इन स्क्रॉल बार टू जंप टू द नेक्स्ट पेज, या आप क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे जब स्क्रॉल बार आती है, जैसे आप यहाँ चलते हैं, जो स्क्रॉल बार आ रही है, तो बीच में अगर यहाँ पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? ये वहाँ पे आके रुक जाए या नेक्स्ट पेज पे चली जाए? ये स्क्रॉल बार पिछले ऑप्शन में था यहाँ पे कि स्क्रॉल बार दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं। सिंपल है। आप डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र याद है विंडोज़ में, आप किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसी फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में शायद जाके आप चेंज करते हैं ना, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जैसे भी करते हैं, मुझे बिल्कुल सही से याद नहीं है। वो चीज़ आप, एक तरीका है ब्राउज़र का, यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे आगे चल के कि कैसे करते हैं। सो ये है कितने आइटम दिखाना चाहते हैं रीसेंट आइटम्स में, इसको छोड़ते हैं। रीसेंट आइटम्स में जैसे आप कोई फ़ाइल खोलते हैं उससे रिलेटेड आइटम्स, बट और सिंपल चीज़ों की बात करते हैं हम, सॉरी, और ज़रूरी चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि जनरल में ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो। यहाँ से आप डेस्कटॉप और स्क्रीन सेवर के बारे में चेंज वेंज कर सकते हैं। अब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, और जब आप इसको खोलेंगे तो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। ये सब तो बहुत ही आम चीज़ है। सो ये आपका स्क्रीन सेवर है, ये आपका डेस्कटॉप है। अच्छा, इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ है जो विंडोज़ ने अभी नहीं दी है, शायद आने वाले 2-4 साल में सीख लेंगे वो। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मैक से चुराई हुई हैं। उन चीज़ों की बात हम शायद किसी और वीडियो में करेंगे, बट अभी आगे चलते हैं जल्दी। स्क्रीन सेवर ऑप्शन पे जाएंगे तो वैसे ही विंडोज़ में जो चीज़ें मिलती हैं वही मिलेंगी। क्लॉक दिखाना चाहते हैं स्क्रीन सेवर पे, या स्क्रीन सेवर रैंडम रखना चाहते हैं। इन सब के बाद जो खास चीज़ें जो जानने की ज़रूरत है वो ये है, जो फीचर मैक में है विंडोज़ में नहीं है, हॉट कॉर्नर्स का। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने माउस को बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लाएं तो क्या हो, या ऊपर या टॉप राइट में यहाँ ले जाएं या यहाँ ले जाएं, तो मैं हमेशा अपने टॉप बॉटम लेफ्ट में रखता हूँ स्लीप। सो जैसे ही अगर कोई आ गया मेरे पास में और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो स्क्रीन देखे, तो मैं कोई कीवर्ड या कुछ की कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहता, मैं ये रख दूंगा यहाँ पे, पुट डिस्प्ले टू स्लीप, या लॉक स्क्रीन। तो आजकल ये नया फीचर है, लॉक का पहले नहीं था, पहले सिर्फ स्लीप और ये सारी चीज़ें थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लॉक स्क्रीन रखता हूँ। अगर कोई आ रहा है या ऑफिस में काम कर रहे हैं, ब्रेक पे उठना है, तो मुझे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट लॉक वाली बटन नहीं दबानी है। विंडोज़ में ऐसे करते हैं, या पहले मैक में होता था कि आप यहाँ से क्लिक करके लॉक करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैंने ये अपनी मशीन में ऑन कर रखा है, और मैं
यहाँ ले आता हूँ और मेरी स्क्रीन लॉक हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, चारों कॉर्नर की अलग-अलग, बट वेल ये डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या करना चाहते हैं, बट एक कॉर्नर काफ़ी है क्योंकि इन कॉर्नर्स में माउस अपने आप ही चला जाता है। कभी आप एप्पल पे क्लिक करना चाह रहे हैं तो कोने में जाएगा ही। तो अगर आप इसको आप एक्टिवेट कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है। बॉटम राइट भी ठीक है, बट टॉप लेफ्ट और राइट सही नहीं है क्योंकि क्लिक करने में गड़बड़ हो जाती है, माउस चला ही जाता है वहाँ पे। सो बहरहाल ये मैं यूज़ करता हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं। आगे चलते हैं, टेक्निकल चीज़ों की बातें करेंगे। ठीक है, इसको डॉक बोलते हैं मैक में। ये जहाँ पे आइकॉन्स हैं आपके, इसको यहाँ से ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये जो लाइन है बीच में यहाँ से। और इसकी साइज़, और फिर इसमें मैग्निफिकेशन देना चाहते हैं क्या, ये बस शो ऑफ है, कुछ नहीं है कि आप अगर माउस ले आ रहे हैं तो ये चीज़ बड़ी हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। बट ठीक है, मैक थोड़ा इनके पास अ, अच्छे प्रोसेसर्स और रैम है, तो फिर वो एक्स्ट्रा ग्राफिक वाली चीज़ें दे सकते हैं आपके लिए। बाकी ये डॉक आप कहाँ रखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आता है, आप इसको राइट और लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, ये तो विंडोज़ में भी है, कोई ख़ास बात नहीं है। बाकी विंडोज़ मिनिमाइज़ कैसे हो, जिनी इफ़ेक्ट से हो, या जिनी इफ़ेक्ट है जैसे किसी चिराग से जिन निकलता है ना, छोटा-सा निकलता है फिर ऐसे ऊपर आके बड़ा होता है। वैसे ही आप इसमें ये वाले इफ़ेक्ट को ऑन कर देंगे तो ये देखिए ऐसे जा रहा है जैसे चिराग से निकलता है। आई होप कि वीडियो में दिख पाए। बट इसकी साइज़ अगर हम थोड़ा और बड़ी कर देते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। सो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं इस माइनस बटन से। सो ये छोटा होके जा रहा है। दूसरी वाली सेटिंग अगर हम कर देते हैं स्केल इफ़ेक्ट, तो विंडोज़, ये विंडोज़ जैसा है, स्क्वायर स्क्वायर ही छोटा होता जाएगा, या रेक्टेंगल जो भी है, और नीचे आ जाएगा। बट जिनी इफ़ेक्ट थोड़ा अलग सा लगता है। सो प्रेफर टैब ओपनिंग। सो ये सारी चीज़ में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, आप अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिशन कंट्रोल, इसकी बात, क्योंकि मिशन कंट्रोल एक ऐप है तो उसके बारे में हम अलग से आके इसकी डिटेल में इसको देखेंगे। सीरी तो आपके फ़ोन में भी है, आपको पता ही है। स्पॉटलाइट जो है ये सॉरी, ये फीचर हमेशा से रहा है, लाइक मैक में पिछले 20 सालों से। तो ये फीचर है, आप सर्च करते हैं कुछ भी अपनी मशीन पे। आई थिंक विंडोज़ 7 या 8 से विंडोज़ ने ऐड किया ये फीचर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट विंडोज़ में शुरू से नहीं रहा है ये। जिसमें आप शॉर्टकट बटन से, मैक में शॉर्टकट है कमांड और स्पेस एक साथ दबाते हैं तो आप इस पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ टाइप करके आप अपनी मशीन से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं, फाइल के अंदर के कंटेंट सब कुछ सर्च करके आपको दिखाता है। इवन ईमेल्स अगर आपकी हैं मेल क्लाइंट पे या आउटलुक में, तो वो आपको दिखाता है। वेब मेल पे नहीं दिखाता, मतलब कि जीमेल के अंदर ब्राउज़र में है वो नहीं दिखाएगा। बट अगर आपने ईमेल अपने ईमेल क्लाइंट में या आउटलुक में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, तो वो आपको दिखाएगा। काफ़ी अच्छी सर्च है। अ, बाकी कभी और बात करेंगे कि अगर कोई कस्टमर या कोई आ रहा है आपके पास प्रॉब्लम लेके कि आप वो सर्च कर रहा है बट सर्च पूरा काम नहीं कर रही है, उसे पता है कि उसकी फ़ाइल है कहीं पे मगर नहीं दिख रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वाले काम हम कभी और करेंगे। आगे चलते हैं, लैंग्वेज एंड रीजन में वही चीज़ है जो होती है आपकी, किस शहर के हैं, सॉरी किस कंट्री के हैं, फिर आपका पहला दिन कौन सा है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो तो आपको पता ही है। आप अपने आप कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपना लैंग्वेज ऐड वैड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। मेरे में इंग्लिश यूके, पता नहीं क्यों, बट कायदे से मेरी नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए। मैं भी किसी को ट्रेनिंग देते वक्त डाल दी होगी और फिर हटाना भूल गया। नोटिफिकेशन, ये भी कुछ खास नहीं है। टॉप राइट में इसको क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन अगर कुछ आ रहा है तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। वैसे ही जैसे आपके फ़ोन में आप ऊपर से स्वाइप करते हैं एंड्रॉयड में या आईफोन में जैसे दिखता है वैसे ही। अ, किस टाइप के अलर्ट आप देखना चाहते हैं, या किसी किसी एक एप्लीकेशन से, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपके लिए बहुत खास है, मे बी गूगल क्रोम, क्योंकि आपने अपना यूट्यूब लगा रखा है और कस्टमर्स का मैसेजेस आते रहते हैं और आपको तुरंत रिप्लाई करना है, आप चाहते हैं अगर, तो आप ऐड कैसा देना चाहते हैं, अलर्ट, बैनर या नन। फिर आप उसको लॉक स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे भी दिखाई दे। ये सारी चीज़ें पढ़ के समझ आ जाएंगी आपको, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं। इंटरनेट अकाउंट, इसके अंदर आप अपना किसी भी तरह का अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, अपना जीमेल भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो सारी ईमेल आपको इसके अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर आती रहेंगी। इसको मेल बोलते हैं। ऐसे आउटलुक होता है विंडोज़ में, वैसे ही मैक मेल क्लाइंट होता है। तो हर तरह की मेल आप इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इवन अगर आपका कोई अपना डोमेन है, उस पे आपका, आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर ने आपकी ईमेल सेटअप करी हुई है, तो वो आपको डिटेल्स दे देगा क्या क्या डालना होता है। वो डाल के आप अपना पर्सनल ईमेल भी सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है, अंदर की डिटेल हम कभी और करेंगे। वॉलेट एंड पे, इसमें आप क्रेडिट कार्ड डाल के कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। टच आईडी सबको पता है। यूज़र्स एंड ग्रुप्स में आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक रहता है। अगर आप आपका पहला अकाउंट नहीं है, आप पहला, अगर आपने दूसरा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है मशीन पे, पहला दूसरा का मतलब ये कि जब आप मशीन खोलते हैं तो एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो पहला अकाउंट एडमिन होता है, उसके पास सब कुछ राइट्स होते हैं। फिर आप दूसरे अकाउंट भी बनाते हैं और उसको भी आप एडमिन, जैसे मेरा ये पहला है, ये दूसरा है, तो उसको भी मैंने एडमिन बनाया हुआ है। मगर दूसरा अकाउंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आमतौर पे लॉक आता है, और ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। सो इसको बस आप अनलॉक कर दीजिए। और यूज़र कैसे ऐड करते हैं, जल्दी से ये दिखा देता हूँ। सो इस प्लस पे क्लिक करना है, और यूज़र स्टैंडर्ड रहेगा या उसको एडमिन देना है, या शेयरिंग ओनली। शेयरिंग ओनली में बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है, बट स्टैंडर्ड बनाना है या एडमिन बनाना है तो आप बना सकते हैं। और उसका नाम डालिए, पासवर्ड डालिए, कुछ हिंट दे दीजिए पासवर्ड की, ये तो आप कर ही लेंगे क्योंकि आप आईटी में हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, जो कोई भी लॉगिन कर रहा है वो यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। इस लॉगिन ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी आपको, आइए देखते हैं। सो ऑटोमेटिक लॉगिन ऑफ, अगर आप इकलौते हैं यूज़ करने वाले मैक, और आपको पता है कि आप जब खोलेंगे तो आप ही यूज़ करेंगे और कोई नहीं करेगा, तो ये आमतौर पे डेस्कटॉप पे करना चाहिए, लैपटॉप पे कभी नहीं करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि आपने मशीन खोली, वो अपने आप आपको लॉगिन करा के आपको डेस्कटॉप पे पहुंचा देगा। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा फीचर है। दूसरी तरफ से देखिए तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। आपने लैपटॉप पे करी, लैपटॉप खो गया, जैसे ही किसी बंदे ने उसको खोला, वैसे ही आपको ऑटो लॉगिन करा दिया। तो लैपटॉप पे कभी भी मत कीजिएगा, ये डेस्कटॉप वाली चीज़ है, उसी पे करेंगे तो ही सेफ रहेगा घर के अंदर। वो भी अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई और देखे तो आप लैप डेस्कटॉप पे भी ऑफ रखिएगा। मतलब तो आप समझ ही रहे हैं मेरा, है ना। तो आगे चलते हैं कि आपकी लॉगिन विंडो पे क्या दिखना चाहिए। लिस्ट ऑफ यूज़र्स, अगर 3 4 5 यूज़र हैं उनका नाम दिखाई दे, आप अपने आइकॉन पे क्लिक करके आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है, कोई टेक्निकल नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ आप समझ रहे हैं। ये शो स्लीप रीस्टार्ट एंड शट डाउन बटन लॉगिन विंडो पे नीचे आती है ना, यहाँ जब आप लॉगिन करने जाते हैं मैक पे तो नीचे 3 बटन आती हैं। वो 3 में आपको क्या क्या दिखाना है, ये है शो इनपुट मेन्यू ऑन द लॉगिन विंडो। ये ऑन करके आप लॉगिन विंडो पे जाइएगा और ऑफ करके जाइएगा, आप समझ जाएंगे क्या है। ये इनपुट मेन्यू है जिसमें आप आईडी पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद है शो पासवर्ड हिंट, ये हमेशा ऑन रखिएगा, बेहतर है। पासवर्ड हिंट में कभी पासवर्ड मत डालिएगा, हिंट ही डालिएगा जिससे कुछ हो जाए, जिससे आपको समझ आ जाए, कोई उसको पढ़ के सीधे वही ना एंटर कर दे, तो इसलिए हिंट अलग होनी चाहिए। शो फास्ट यूज़र स्विचिंग, फास्ट यूज़र स्विचिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है मैक में। मैंने ये सारी फाइल्स खोली हुई हैं। अब अगर मैं इसमें जाके दूसरे यूज़र पे लॉगिन कर लूँ, अब क्योंकि अ, मेरा जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो इस यूज़र पे चल रही है ट्विटर पे, तो मैं चेंज करके नहीं दिखा पाऊँगा आपको। बट अगर मैं एडमिन पे क्लिक करूँ तो मैं ट्विटर वाले अकाउंट से लॉग आउट करके बाहर आ जाऊँगा, और एडमिन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यही सबसे ख़ास बात है कि इसमें लॉग आउट नहीं होगा। ये यूज़र वाले अकाउंट से बाहर आके एडमिन वाले अकाउंट में लॉगिन कर सकता हूँ। मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मैं डालूँगा, मैं चला जाऊँगा। जब मैं एडमिन पे लॉगिन कर लूँगा तो मेरा ट्यूटर और एडमिन दोनों साथ-साथ में चल रहे हैं। मैक की सबसे ख़ास बात है कि 2 4 5 10, अगर आपके पास बहुत अच्छा मैक है तो 10 यूज़र एक साथ लॉगिन करके काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीन होती है ये। तो ये फास्ट यूज़र स्विचिंग यही है कि क्या दिखना चाहिए, फुल नेम दिखना चाहिए या अकाउंट नेम दिखना चाहिए या फ़ोटो आइकॉन दिखना चाहिए, बस आदमी यहाँ से चेंज कर ले। सिंपल चीज़ें हैं। बट ये चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2 यूज़र से एक साथ लॉगिन कर सकते हैं और 2 यूज़र से एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरा कैसे काम करेगा, वो यहाँ से नहीं करेगा, ज़ाहिर है। बट अगर आप इसका रिमोट लेते हैं ना किसी एप्लीकेशन से, किसी तरह से, तो आप रिमोट लेके आप, अगर जैसे नेटवर्क में आपके पास एक और मैक है,
तो उस मैक से इस मैक का रिमोट लेके आप इस पे काम कर सकते हैं। मतलब आप भी कर रहे हैं और कोई और भी पीछे से लॉगिन करके अपने लॉगिन में काम कर रहा है, सिक्योर पूरी तरह है, वो आपकी कोई भी चीज़ नहीं देख सकता। सो ये बहुत खास चीज़ है मैक की। आगे चलते हैं। एक्सेसिबिलिटी में, जो आपके एक्सेसिबिलिटी में फ़ोन्स में जो होते हैं जो चीज़ें, वैसी ही चीज़ें हैं। बेसिकली ये उनके लिए है जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है विजिबिलिटी की, मोटा मोटा देखा जाए, या सुनने की, या इन सब चीज़ों की। तो उनके लिए थोड़े एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे इसी के देख लीजिए जूम। तो कीबोर्ड शॉर्टकट को, मतलब आप क्या कहते हैं, चीज़ों को जूम कर सकते हैं अपनी मशीन पे। वॉइस ओवर, जिस चीज़ को क्लिक करेंगे उसकी आवाज़ आने लग जाएगी आपको, जैसे आप ये सेलेक्ट करिए तो बोलेगा बुक्स, ऑल दोज थिंग्स। डिस्प्ले में आप कलर अगर आपको सही दिखाई नहीं देता है, या कुछ लोग को होती है, मैंने तो कभी इंडिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी, बट इन्वर्ट कलर्स, पता नहीं कोई क्यों करेगा, मगर अ, मेरी समझ के बाहर है, बट होता होगा कोई फ़ायदा या किसी के लिए। रिड्यूस मोशन, जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो कुछ लोग को दिक्कत होती है, तेज़, या ख़ासतौर से एज ज़्यादा हो जाती है तो बहुत तेज़ कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं चलता है। रिड्यूस मोशन में वही चीज़ जो है वो स्लो होती जाएंगी, बट मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, सो हम आगे चलते हैं। बट फिर भी जब आपको टाइम मिले या आपके लिए पॉसिबल हो तो एक्सेसिबिलिटी में देखिएगा। अम, इसके बाद शायद मैं एक बार ये देखने की कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग कितनी देर की हुई, विच इज़ हार्ड। कोई नहीं, फिनिश करते हैं। स्क्रीन टाइम एक नया फीचर है जो इन्होंने फ़ोन पे भी डाला हुआ है, कि आप कितनी देर कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, इस टाइप की चीज़ें। टाइम मिले तो देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें सीखने का। एक्सटेंशंस, जो भी एप्लीकेशन के अंदर कुछ एडिशनल एक्सटेंशन होते हैं ना, जैसे क्रोम में एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप आईटी में हैं तो, टेक्निकल में हैं तो आपको पता होगा कि क्रोम में 10 तरह के, खासतौर से आप यूज़ भी कर रहे होंगे कोई ना कोई फ्री का डाउनलोडर जिससे आप वीडियो डाउनलोड करते हैं। अ, तो उस टाइप के एक्सटेंशन आप हर जगह दे सकते हैं, सिर्फ ब्राउज़र में नहीं, बट हर अलग अलग चीज़ों में आप एक्सटेंशंस देते हैं। कभी और बात करेंगे उसकी। बट इसके एक्सटेंशंस लिमिटेड हैं, ये वो नहीं है जो आपको क्रोम के लिए अवेलेबल होते हैं। सो एप्पल ने अपने बनाए हुए एक्सटेंशन है, कुछ थर्ड पार्टी भी बनाती है, वो सारे यहाँ पे दिखते हैं। बट कोई भी एक देख लेते हैं, जैसे आप अगर कोई चीज़ राइट क्लिक करके शेयर कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिखने चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। फाइंडर, फाइंडर के बारे में बात करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे इसको। बट टेक्निकली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब तक कि मैं अगर इस इतनी देर में बात करूं, तो यूज़र्स और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर नीचे जाके सॉफ्टवेयर अपडेट, नेटवर्क, और शेयरिंग, और स्टार्टअप डिस्क, और टाइम मशीन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में चलते हैं जनरल में। लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन सेट फॉर द यूज़र। तो अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पासवर्ड स्क्रीन पे अगर आपने स्लीप में कर दिया आपकी मशीन, तो कितनी देर बाद होना चाहिए? मैं तो 5 सेकंड रखता हूँ स्लीप में, मतलब आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं, जो आपको सूद करे आपके काम के हिसाब से। उसके बाद अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी दिखने लगेंगी आपको। तो जब आपकी स्क्रीन लॉक है तो आप कुछ, जो आपकी लॉगिन विंडो आती है उसके नीचे कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं क्या? सो कुछ भी दे सकते हैं आप, अपनी मशीन का नाम दे सकते हैं, या कुछ फनी थिंग, वेलकम अगेन, जो भी। सो आपके लॉगिन विंडो पे दिखेगा जहाँ पे आईडी पासवर्ड डालते हैं उसके जस्ट नीचे। आमतौर पे जब हम कंपनियों को ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें ये बताते हैं कि आप अपनी मशीन का नाम रखिए यहाँ पे, ताकि, क्योंकि बड़ी कंपनियों में मशीन का नाम या सीरियल नंबर ही होता है जो वो इस्तेमाल करते हैं अपने आईटी की टीम से बात करने के लिए, कि मेरी मशीन में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मशीन का नाम। अब लोग याद तो रखते नहीं हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस लॉक मैसेज में आप यहाँ पे अपना सीरियल नंबर या मशीन का नाम डालिए, ताकि आपको दिक्कत आए तो आप आईटी को बता सकें। ऑटोमेटिक लॉगिन, ये वही है जो मैंने आपको दिखाया था कि मशीन खोलते ही आप सीधे अंदर जा सकते हैं, तो मैंने डिसेबल कर रखा है अपनी मशीन पे। ये बहुत ख़ास चीज़ है। जैसे विंडोज़ में होता है ना, आप कहीं से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, आने
पहले 3-4 साल में विंडोज़ ये चीज़ सीख लेगा कि ये सही नहीं है। कहीं से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सिक्योरिटी रिस्क होता है। विंडोज़ में इतने ज़्यादा रैनसमवेयर और आपके वायरस और ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि सिक्योरिटी लेयर जो है ना वो बहुत कम है आम आदमी के लिए। तो इस वजह से इंस्टॉलेशन कोई भी कुछ भी बनाता है और भेज देता है आपकी मशीन पे और आप इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छा थर्ड पार्टी एंटीवायरस है तो वो पकड़ लेता है। बट उसमें भी नए जो नया अगर किसी ने वायरस बनाया है जो भी दुनिया में पहली बार आपके पास ही भेजा गया है तो वो भी एंटीवायरस को नहीं पता होता है, क्योंकि वो तभी पता होता है जब लोग रिपोर्ट करते हैं। तब उसको कैसे पकड़ना है वो उनकी कंपनीज उस एंटीवायरस में डालती हैं, उसको डेफिनेशन बोलते हैं, एंटीवायरस डेफिनेशंस में वो ऐड करते हैं। तो जब तक वो दुनिया में के सामने नहीं आएगा या उस कंपनी के पास नहीं जाएगा तब तक उन्हें नहीं पता होगा कि ये वायरस है। तो बहरहाल, सो ये रीज़न है कि विंडोज़ की सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा सा लो है, उसे और हाई होनी चाहिए। कंपनियों में ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस रखती हैं, वो अलग बात है। मैं आम आम लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग खरीद तो पाते नहीं है, कई बारी टॉरेंट से डाउनलोड किया होता है या कहीं और से किससे मांगा होता है, की नहीं होती है। कभी लिमिटेड वर्जन आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें डेफिनेशंस अपडेट नहीं होती हैं, फिर उन केस में ये दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन ऐप स्टोर, जो एप्पल का अपना ऐप स्टोर है, या आइडेंटिफाइड डेवलपर्स। आइडेंटिफाइड डेवलपर्स का मतलब आप वो डेवलपर अकाउंट जो जिसके पास एप्पल आईडी है। तो अगर किसी ने हैकिंग करी है तो वो एप्पल आईडी नहीं यूज़ कर सके, क्योंकि वो एप्पल आईडी नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि एप्पल आईडी में आपको अपना क्रेडिट कार्ड और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है जब आप डेवलपर अकाउंट बनाते हैं। एप्पल आईडी वाला डेवलपर आईडी वाला एप्पल अकाउंट, नॉर्मल आईफोन वाले एप्पल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। डेवलपर आईडी जो आप बनाते हैं तभी आप वो डेवलपर आईडी यूज़ करके एप्लीकेशन बनाते हैं। तो कोई इसलिए एंटीवायरस सॉरी कोई इसलिए एप्पल में इतनी आसानी से एप्लीकेशन बना के इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल करें, आमतौर पे लोग ये रखते हैं सेटिंग में। तो अगर आप चाहते हैं इंस्टॉल करें तो आपको अपनी डेवलपर आईडी से साइन करना पड़ेगा। अगर डेवलपर आईडी से साइन करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लस आपका एड्रेस और सब कुछ। तो आपकी डिटेल जो है वो एप्पल के पास है। तो इस कारण से लोग थोड़ा कम करते हैं। इसका भी जुगाड़ है, क्रेडिट कार्ड खुद ही हैक हो जाता है तो दूसरे क्रेडिट कार्ड लेके एप्पल आईडी बना दिए, ये सारा कुछ पॉसिबल है। बट बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहले आप क्रेडिट कार्ड हैक करिए, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड जब तक आप यहाँ आके एप्पल में डालेंगे तब तक जो आप उस क्रेडिट कार्ड का ओनर है वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो थोड़ा एप्पल ने ना रास्ता मुश्किल कर रखा है। तो इसलिए कहा जाता है कि एप्पल मशीन्स जो हैं वो आम आदमी के लिए, कंपनी के लिए तो अच्छी होगी जो भी है सो है, बट आम आदमी के लिए बहुत सिक्योर, बहुत अच्छी और विंडोज़ से कहीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है यूएस वगैरह में। अ, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, क्योंकि इंडिया में रह के तो हम सिर्फ विंडोज़ ही देखे होते हैं। बट अगर आप जो एप्पल का के जो इन्वेंटर थे वो स्टीव जॉब्स, नाम तो पता ही होगा आपको, बट उनकी एक मूवी है, अंग्रेज़ी में ही है, जॉब्स नाम है शायद। अगर हो सके तो उसमें देखिएगा, उसमें वो सीन दिखाई है जब माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे इनकी चीज़ें चुराई थी। हमें लगता है कि एप्पल मतलब कुछ नहीं है क्योंकि इंडिया में दिखता ही नहीं है, बट बाकी जगह जाइएगा तो स्कूल में भी एप्पल है, जॉब में भी एप्पल है, पर्सनल भी एप्पल है। इवन अब आज के टाइम में स्टूडेंट्स को आईपैड देती है कंपनी। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मशीन है एंड यूज़र्स के लिए। खैर, इसके बारे में कभी और आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइल वॉल्ट, अगर आपको एनक्रिप्शन पता है, विंडोज़ में बिट लॉकर कहते हैं शायद लेटेस्ट वाले में। तो वो आपकी मशीन को एनक्रिप्ट करता है। ये अच्छी बात है, अगर आप कर सके तो मशीन बहुत सिक्योर रहती है। अच्छी बात नहीं है, मैं समझता हूँ ज़रूरी है। अगर आप लैपटॉप रखते हैं और आप बाहर जाते हैं लेके तो आप एनक्रिप्शन ज़रूर ऑन रखिए ताकि डेटा कोई ना चुरा पाए आपका। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसकी बात हम ज़रूर अगली बार करेंगे। फायरवॉल आपको पता ही है, जैसे विंडोज़ में फायरवॉल ऑन ऑफ करते हैं और जो जो चीज़ें डिसेबल इनेबल करते हैं, मोटा मोटा वही है फायरवॉल के अंदर। अगर आपको पता है फायरवॉल क्या है तो आपको इसकी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑन करी है तो उसमें क्या क्या लॉक करना चाहते हैं, इनकमिंग कनेक्शन, आउटगोइंग कनेक्शन, सारे इनकमिंग कनेक्शन अगर आप ब्लॉक कर देते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी मशीन पे, आप सिर्फ आज के दिन में सिर्फ कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं, आपको पता है डाउनलोड नहीं होना है, तो आप इस टाइप की सेटिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। बट कभी बात करेंगे फायरवॉल की, मैक से रिलेटेड फायरवॉल की,
सिर्फ फायरवॉल की के बारे में जानकारी लेनी है तो नेटवर्क के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख लीजिएगा फायरवॉल कैसे काम करता है। बट मैक पे कैसे काम करता है ये हम अगली बार बात करेंगे ज़रूर। प्राइवेसी ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम को इनसे सीखनी चाहिए। इस प्राइवेसी में एप्पल ने क्या किया है पिछले 3 साल से, पहले कुछ चीज़ें थी, सब कुछ नहीं था, बट पिछले 3 साल से इतना सिक्योर कर दिया है कि मैक पे कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल करके आपकी इंफॉर्मेशन चुराना या कैमरा ऑन, आपको पता है कि विंडोज़ की कौन सी मशीन है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हर कोई, बाहर के देशों में तो लोग एक स्टिकर लगा के रखते हैं कैमरा के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है और कोई तरीका नहीं है पता करने का एक आम आदमी के लिए कि उनकी मशीन हैक्ड है। एप्पल में अगर एक छोटी सी चीज़ भी कोई आपकी मशीन पे करना चाह रहा है, इवन एप्पल का अपना एप्लीकेशन, तो एप्पल आपको बताएगा। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये क्विक टाइम एप्पल का अपना एप्लीकेशन है, मैं ये क्विक टाइम यूज़ करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक और ख़ास बात, विंडोज़ में आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते होंगे अपनी वीडियोस बनाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, मैक में ज़रूरत नहीं है, आप क्विक टाइम यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसको एडिट कर लीजिएगा अपना जो भी प्रीमियर प्रो वगैरह यूज़ करके, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्विक टाइम। सो से देखिए एप्पल का अपना एप्लीकेशन जो ऑलरेडी इंस्टॉल होके आया था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, क्विक टाइम, बट जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक किया, फाइल, अब हम क्विक टाइम के अंदर हैं, न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, पहली बार जब करते हैं तो आपको एक पॉपअप आता है, ये पूछता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहता है ये एप्लीकेशन, अलाउ कर रहे हो या नहीं। अगर आप यस करेंगे, चेक करेंगे, तभी ये चीज़ यहाँ आएगी और तभी आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो पाएगी। सेम आप ये देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन, कैमरा, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका ये सब चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करेगा तो पहले वो मैक आपसे पूछेगा, इतना सिक्योर है। विंडोज़ में आप कभी विंडोज़ में हाउ टू हैक कैमरा इन विंडोज़ देखिएगा, ये वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा कितना ज़्यादा आसान है, आप अपने आप कर सकते हैं कि कुछ भी टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कमांड लिखना आता है, याद भी रखने की ज़रूरत नहीं, कमांड लिखना आता है तो आप एक कैमरा हैकिंग यूटिलिटी बना के किसी भी विंडोज़ पे इंस्टॉल करके आप टेस्ट कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर कर लेगा कोई भी आदमी जिसको विंडोज़ पे काम करना आता है, या कोई भी थोड़ा बहुत जो आईटी में है। आगे चलते हैं। सो मोटा मोटा यही है। और जैसे होता है ना रैंसमवेयर वगैरह इंस्टॉल हो गया, तो कोई भी अगर ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके फुल डिस्क एक्सेस, मतलब आपके डिस्क पे सब कुछ देखना चाहता है, आमतौर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि ठीक है, समझ आता है, आपको अलाउ करना चाहिए, बट कोई और एप्लीकेशन मांग रहा है तो क्यों गूगल सॉफ्टवेयर अपडेट को मेरी पूरी डिस्क पे एक्सेस क्यों चाहिए? मैंने चेक नहीं लगाया, मैंने नहीं दिया है। ठीक है, मतलब गूगल का है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, वो सारी एक अलग चीज़ होगी, बट क्यों? तो मेरे पास इसका ही पॉपअप आया था, मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट गूगल सॉफ्टवेयर अपडेट टू चेक माय डिस्क, लाइक उसको क्या काम है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत होगी, मैंने गूगल का क्या रखा है, क्रोम। अच्छा, आपको लॉजिकली सोचने की भी जरूरत होती है कि कोई चीज़ अगर आपसे एक्सेस मांग रही है, फ़ोन की बात करते हैं 10 सेकंड के लिए, आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रहे हैं, ट्रू कॉलर आपसे आपके फ़ोन का एक्सेस मांग रहा है, कॉन्टैक्ट का, आप क्यों दे रहे हैं एक्सेस? मतलब ऐसे ही करके आप फ्री के एक्सेस दे दे के, हर किसी ने इंस्टॉल करके फ्री के एक्सेस दे दे के उसको मिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। मतलब उसके पास अपना कुछ नहीं है, वो आपके कांटेक्ट मांग रहा है, चुरा रहा है, अपने डेटाबेस में डाल रहा है, ऐसे कर करके उसका इतना लंबा डेटाबेस बन गया है। तो हमें ज़रूरत तो नहीं थी ना, हमारा काम था ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके देखना कौन आ रहा है, किसकी कॉल आ रही है, वो हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते थे। मैंने कभी इंस्टॉल ऐसे किया नहीं है, तो आजकल क्या फीचर है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, मुझे याद नहीं है, बट एक टाइम था जब आप इंस्टॉल करके उसको अपना एक्सेस नहीं देते हैं अपने फ़ोन बुक पे, फिर भी आपकी इनकमिंग कॉल का पॉपअप देख के वो अपने डेटाबेस से बताता है। तो अगर आप यूज़ कर सकते हैं कोई एप्लीकेशन बिना एक्सेस दिए अपनी डिस्क पे या फ़ोन बुक पे या अपनी फ़ोन की गैलरी पे, तो आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, फिर दे दीजिए। खैर वो सिक्योरिटी की बात है फिर कभी। सो ये देख रहे हैं किसको किस चीज़ पे एक्सेस देना है, ये सब कुछ है इस सिक्योरिटी, इस प्राइवेसी के अंदर। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्मार्ट, लिटरली विंडोज़ को इससे सीखना चाहिए, बट क्या कीजिएगा, उनका तो काम चल ही रहा है, सुधारने की ज़रूरत नहीं है उन्हें। सॉफ्टवेयर अपडेट पे चलते हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके अब अपडेट नाउ है क्योंकि इसने डाउनलोड करके रखा है मेरे लिए, तो मैं क्लिक करके अपडेट कर दूंगा। अदरवाइज यहाँ पे एक बटन आएगी जिसको क्लिक करके आप
आपको मैक सर्च करके दिखाएगा क्या अपडेट अवेलेबल है, फिर अपडेट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ भी खास नहीं है। नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा बात करते हैं वाईफाई, और अगर आपके पास कोई केबल है तो आप केबल पे क्लिक करिएगा, मतलब जो भी नाम आपको दिख रहा है केबल वाला। सो यूएसबी लैन अगर आपने कोई अडाप्टर वगैरह लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम आ जाता है, तो यहाँ पे आपको आईपी दिखेगी उसकी। वाईफाई अगर आपने क्लिक किया है तो आपको वाईफाई जो है वो यहाँ पे वाईफाई की आईपी दिख रही है। ये राउटर के पीछे हूँ तो मैं 192 दिख रहा है, बट यही है। तो इसके अलावा अगर मैं मान लीजिए मैं घर पे हूँ और ऑफिस जाता हूँ, तो सिक्योरिटी के लिए आप एक सिक्योरिटी तो नहीं, बट अगर आपके ऑफिस में अलग सेटअप है नेटवर्क का, घर पे अलग है, तो आप नहीं चाहते हैं कि डिस्टर्ब करना पड़े या कोई चेंज करना पड़े जब आप घर आते हैं, तो आप एक अलग लोकेशन बना सकते हैं ऑफिस की। तो जब आप ऑफिस जाते हैं तो यहाँ पे ऑफिस आ जाएगा, जब आप प्लस करके दिखाई देते हैं, ऑफिस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस, और आप मेरे लिए होम ही ऑटोमेटिक है क्योंकि मैं ज़्यादातर घर रहता हूँ, तो मैं होम ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ऑफिस सेटअप नहीं किया हुआ है, और वैसे भी ये टेस्ट मशीन है तो, बट होम और ऑफिस ऐसे चेंज होता है। मैं वापस होम पे आ जाता हूँ, और जो भी आप चेंज करते हैं ना इस सिस्टम प्रेफरेंसेस, जो मैक का कंट्रोल पैनल है, मैक का कंट्रोल पैनल ही बोलेंगे इसको, इसके अंदर जो भी चेंज करते हैं, अगर आपको अप्लाई कर, मतलब अगर अप्लाई की बटन दिख रही है तो आपको अप्लाई क्लिक करना है, तभी होगा वो चेंज। अदरवाइज मैं कुछ भी यहाँ किया हूँ, अगर अप्लाई नहीं करूँगा तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी, वैसे ही रहेगी। बाकी वाईफाई यहाँ से ऑफ करते हैं, कुछ एडवांस चीज़ें देख लेते हैं। एडवांस बटन पे क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पे आपके और वाईफाई हैं जैसे ये, तो वो सारे वाईफाई यहाँ दिखाई देंगे। कभी कोई बोलता है कि उसका इंटरनेट, उसका वाईफाई जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो आप यहाँ आके उसके वाईफाई डिलीट करिए, रिमूव करिए, और वापस यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके वाईफाई पे कनेक्ट कराइए, नया सेटअप कराइए, हो जाना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आईपी है, यहाँ डीएनएस सर्वर अगर आपका ऑफिस का कुछ है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी प्रॉक्सी है, अगर आपके ऑफिस में या आपके घर पे भी आपने कुछ जुगाड़ कर रखा है प्रॉक्सी सेटअप का, तो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। मैक एड्रेस यहाँ दिखता है हार्डवेयर के अंदर, सो वाईफाई वाला मैक दिख रहा है। सो ये हो गया आपका नेटवर्क। बाहर चलते हैं, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ है, दिखाऊं क्या कुछ? बस यही है, जो आपकी डिवाइसेस आसपास में है वो यहाँ पे दिख जाएंगी, और फिर क्लिक करिए कनेक्ट हो जाएगा। इसमें तो बताने का कुछ है नहीं। साउंड में साउंड है, तो अगर थर्ड पार्टी, जैसे मैंने अभी एक माइक्रोफोन लगा रखा है एक्सटर्नल, तो वो दिख रहा है। प्रिंटर में भी बताने का कुछ नहीं। अच्छा, सबसे खास बात बताता हूँ प्रिंटर की। मैक में अगर आपको आपके घर की चीज़ें हैं तो ज़्यादातर में आपको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 90% चीज़ें बिना ड्राइवर के चलती हैं मैक में। होता है ना, वो आपके यहाँ अगर आप अपना विंडोज़ क्या बोलते हैं उसको, पूरी हार्ड डिस्क डिलीट करके नया इंस्टॉल करते हैं, तो आपको अपने इंटरनल स्पीकर का भी, पता नहीं, मैंने तो बहुत साल पहले यूज़ किया है, बट उस टाइम में भी जो आपका इंटरनल स्पीकर है ना, उसका भी ड्राइवर आपको कनेक्सेंट का कुछ ड्राइवर था जो मुझे डाउनलोड करना पड़ता था। और इतनी बार करना पड़ा था कि मैंने उसकी वीडियो बना दी थी ताकि लोग भी देखें, मैं भी दोबारा कर सकूं जब मुझे ज़रूरत पड़े तो खैर, सो पॉइंट ये था कि मैक में आपको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिंटर है, आप कनेक्ट करिए, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रिंटर ड्राइवर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं इसके अंदर, क्योंकि अच्छा, एक खास बात जो मुझे शुरू में बतानी थी वो ये थी कि मैक जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बना हुआ है। तो जैसे आपको पता है ना, लाइनक्स में भी 10-15 वर्जन है, यूनिक्स में भी अलग अलग हैं। एक्चुअली हैं तो ये दोनों सेम ही, बट तो यूनिक्स का ही एक अलग वर्जन, नहीं फ्लेवर बोलते हैं ये लोग यूनिक्स की लैंग्वेज में, बट यूनिक्स ही है जो एप्पल ने अपना अलग से उसको कस्टमाइज करके बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं अपने हिसाब से, और उसको ये डार्विन बुलाते हैं, डार्विन। तो जो चीज़ें हैं वो यूनिक्स के सेटअप पे ही चलते हैं, इसीलिए यूनिक्स ऐसा सिक्योर ये भी है। सो ओके, प्रिंटर, सो प्रिंटर में आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 90% प्रिंटर्स में। कीबोर्ड में कीबोर्ड का लेआउट वगैरह है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ट्रैक पैड में आपका ट्रैक पैड है, क्योंकि मेरे पास ये मैकबुक है
तो लैपटॉप है तो ये ट्रैक पैड है, अभी मैं क्लिक से क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं ये कर दूंगा तो मैं टैप से क्लिक कर सकता हूँ। इसकी स्पीड थोड़ा स्लो लग रही थी मुझे। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ऐप एक्सपोज है, ये अच्छी चीज़ें हैं। देखिएगा यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बताया हुआ भी है। सो जैसे तीन ये कह रहा है ऐप एक्सपोजे, एक्सपोजे मीन्स एक्सपोज, एक्सपोज करना किसी को, क्या बोलते हैं इसे, दिखाना, आई मीन आप समझ गए, एक्सपोज हर कोई जानता है आज के टाइम में। तो माफ़ कीजिएगा मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है। सो एक्सपोज है, सो ये कह रहा है स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर्स। सो एक्सपोज मतलब दिखाना, तो जितने एप्लीकेशन है वो सारे दिखाना, कौन कौन से खुले। विंडोज़ में क्या करते हैं, ऑल टैब करते हैं, इसमें भी ऑल टैब कर सकते हैं आप। बट एक्सपोज देखिए, अगर आप करते हैं ऐप एक्सपोज 3 फिंगर से नीचे, तो सारे जो जो ऐप आपका सामने है उससे रिलेटेड सारी विंडो जो है वो दिखेंगी। सो जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसको फाइंडर बोलते हैं, हम फाइंडर के बारे में भी बात करेंगे क्या है। सो मैं 2-4 विंडो खोल देता हूँ फाइंडर की, ठीक है। अब मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ और मुझे दूसरी विंडो पे जाना है, तो विंडोज़ होता तो आप ऑल टैब करके जाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा कि हम 3 फिंगर से नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओह, तो जो एप्लीकेशन आपका हाईलाइटेड है, अभी ये ऊपर है, ये हाईलाइटेड है, अब ये ऊपर है फाइंडर, यहाँ एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, जो एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करते हैं उसका नाम यहाँ आता है। तो आपने फाइंडर सेलेक्ट किया, अब 3 फिंगर नीचे स्वाइप कीजिए, तो सारे ये दिखेंगे, तो आप जहाँ जो सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। बहुत फास्ट काम होता है इसमें ना, क्योंकि इतने एडिशनल ऑप्शंस और गेस्चर्स, जेस्चर्स, जो भी आप बोलना चाहें, जेस्चर्स दे रखे हैं इन्होंने कि कई चीज़ों में आपको आसानी हो जाती है। 3 फिंगर नीचे करेंगे तो जो एप्लीकेशन खुला है उससे रिलेटेड सारी विंडोज़ दिखेंगी आपको। यही 3 फिंगर जब आप ऊपर करेंगे तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस की, मतलब जितने एप्लीकेशंस हैं सबकी सारी विंडो दिखेगी, सब कुछ। और जब 4 फिंगर नीचे, 3 फिंगर नीचे करते हैं तो जो एप्लीकेशन सामने है उससे रिलेटेड विंडो। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है, बता रहा था कि ये सारे ऑप्शंस हैं, इससे काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बट ऑफ कोर्स काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आदत पड़ने में, जब पड़ जाती है तो इट्स वेरी फास्ट, फिर आप काम नहीं कर पाएंगे बिना एक्सपोजे के और इन सब चीज़ों के। ओके, ट्रैक पैड, माउस, माउस आई वुड, बिल्कुल माउस मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। डिस्प्ले में वही कहानियाँ, स्केल जैसे विंडोज़ में होता है वैसे ही। कलर वगैरह आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, नाइट शिफ्ट ऑन ऑफ अगर आप डाल दें कि इतने बजे हमारे यहाँ रात होती है, तो ये कलर जो है थोड़ा सा चेंज करता है, आपकी आंख पे जोर कम पड़े, वो सारी चीज़ों के लिए। और अगर आप कुछ एक्सटर्नल मॉनिटर लगा देते तो यहीं पे दिखता वो आपका एक्सटर्नल मॉनिटर का नाम, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेते कैसा डिस्प्ले चाहते हैं वगैरह। साइड कार नया नया फीचर लॉन्च किया है इन्होंने, जिसमें आप अपना आईपैड कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ा अगर आईपैड है बड़ा वाला, तो एक अलग से मॉनिटर की तरह काम करता है। एनर्जी सेवर ये वही है, पावर वाला जो विंडोज़ में होता है, कुछ खास नहीं है बताने का। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम है। शेयरिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से आप कंप्यूटर का नाम देते हैं, और भी तरीके हैं बट यहाँ से आप देते हैं सबसे आसान तरीके से, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग अगर आप ऑन कर देते हैं तो कोई आपके नेटवर्क के अंदर, या जैसे आपके घर के राउटर में भी अगर कोई और मैक लेके आता है और आपके घर के राउटर पे कनेक्ट करता है, तो आप एक दूसरे से स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस यहाँ पे क्लिक करिए, ये कह रहा है कि आप अपने दोस्त को बोलिए या दूसरे मैक पे ये टाइप करिए VNC, और आप कनेक्ट कर पाएंगे। हटाता हूँ मैं, उप्स, ओके, बाद में करेंगे। फाइल शेयरिंग अगर आप इनेबल करना चाहते हैं, बहुत आसान है, बस फाइल शेयरिंग पे कीजिए, फाइल सेलेक्ट करिए या फोल्डर सेलेक्ट करिए कौन सा शेयर करना चाहते हैं, दैट्स इट। किसको किसको कैसा एक्सेस देना है दे सकते हैं, मतलब 4 क्लिक में आप ये अपना लोकल सर्वर सेटअप कर सकते हैं। नेटवर्क वाले लोग आपके मशीन से फाइल ले दे सकते हैं, तो आपको वाईफाई पे नहीं भेजना पड़ेगा स्लोली स्लोली। मीडिया शेयरिंग वगैरह है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बट रिमोट लॉगिन बता देता हूँ, अगर आप SSH से कोई आपकी मशीन में आना चाहता है ट्रबल शूटिंग के लिए या हेल्प करने के लिए, तो रिमोट लॉगिन पे वो कर सकता है। देखिए, अगर आपके पास एक ही मैक है, आपको पता है कि कोई आपकी मशीन आपके नेटवर्क में नहीं आ रहा है, नेटवर्क मतलब आपके राउटर में मैक लेके नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें ऑफ रखिए,
क्योंकि जितनी चीज़ें आप ऑन रखेंगे उतना ज़्यादा कोई अगर हैक करना चाहेगा तो उसको खुले रास्ते मिलेंगे ना। अगर चोर आपको पता है कि बाहर है, खड़ा है, तो खास तौर से आपकी वीडियो अगर लाखों आप बना रहे हैं अपने यूट्यूब वीडियो से, तो आपको अपना मैक जितना हो सकता है लॉक रखना चाहिए। ये बात तो समझा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि बाहर चोर हैं और वो आके हैक कर सकते हैं आपके चैनल, गड़बड़ होते ही हैं, आपको पता होंगे बहुत सारे लोग जिनके साथ हुआ है। तो आपको अपनी खिड़कियाँ ये सारी खोलने की ज़रूरत नहीं है ना, ये सारे जितने हो सके आप बंद करके रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है मैं अभी हो नहीं रहा, बट अगर हटाने की कोशिश करेंगे हम बाद में देखेंगे इसे क्यों नहीं हो रहा। बट रिमोट मैनेजमेंट, स्क्रीन शेयरिंग के साथ साथ में कुछ और फीचर्स भी हैं रिमोट मैनेजमेंट में, बट वो कभी और जब हम ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे या कि और चीज़ें कैसे होती हैं तब। बाकी रिमोट एप्पल इवेंट्स, ब्लूटूथ शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग, अगर आपके फ़ोन लैपटॉप पे इंटरनेट है तो आप इसको हॉटस्पॉट बना सकते हैं, लोग आपके राउटर से ना कनेक्ट करके इससे करेंगे। वैसे तो इतनी ज़रूरत, ऐसी ज़रूरत तब पड़ती है जब ये लैपटॉप या ये मैक आपका केबल से कनेक्टेड है और आपके घर में राउटर नहीं है, जो कि अब शायद ही ऐसा होता होगा। बट अगर ऐसा है आपका मैक जो है वो केबल से कनेक्टेड है और आप अपना वाईफाई को अपने आपके पास राउटर नहीं है, तो आप इस मैक को वाईफाई राउटर बना सकते हैं और लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। कंटेंट कैशिंग सॉफ्टवेयर अपडेट रिलेटेड है फिर कभी, क्योंकि उसकी ज़रूरत आम आदमी को नहीं पड़ेगी। शेयरिंग टाइम मशीन जो है बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। आपकी अगर डिस्क बड़ी है, जैसे मेरे इस मैक पे 1 TB की डिस्क है, तो मैं अपने मैक पे ही एक अलग पार्टीशन बना के बैकअप ले सकता हूँ, या मैं एक थर्ड पार्टी डिस्क लगा के, क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करके मैं उस पर बैकअप दे सकता हूँ अपनी मशीन का। और ये आप एक काम कीजिएगा, हाउ टू टेक बैकअप ऑन टाइम मशीन, ये लिख के गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, बहुत ही सुंदर व्यू है। लेटेस्ट वीडियो देखिएगा इस साल की या पिछले साल की, बहुत ही सुंदर, इतना आसान और अच्छा बनाया है इन्होंने। बैकअप कैसे लेना है और कैसे रिस्टोर करना है, उसका व्यू बहुत अच्छा है। बट मेरे पास है नहीं बैकअप, कई दिन का लिया होता तो मैं दिखा पाता, बट मैंने ऑन नहीं किया, मैं यूज़ नहीं करता हूँ। सो टाइम मशीन बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो टाइम मशीन में आप बैकअप, अगर आपकी बड़ी हार्ड डिस्क है आप इसी पे एक पार्टीशन बना के ले सकते हैं। पार्टीशन कैसे बनाना है शायद अगली बार बात करेंगे। या फिर आप एक्सटर्नल डिस्क लगा के, या फिर अगर आपकी नेटवर्क डिस्क है वो नैस वैस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आप वीडियो बनाते हैं यूट्यूब, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर एक्सटर्नल डिस्क यूज़ कीजिए, नैस यूज़ कीजिए। थोड़े पैसे खर्च होंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब 2 4 5 TB जितने की डिस्क ले सकते हैं लेके अपना बैकअप लेते रहिए। खासतौर से अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर लेते रहिए। वैसे मैं बताऊंगा आपको कि मेरे शायद 14 साल हो गए हैं करियर करियर में, 2007, 13 साल। 13 साल में आज तक मेरा मैक क्रैश नहीं हुआ है। और मेरा मैक का मतलब जितने भी मैक्स मैंने यूज़ किए हैं वो क्रैश नहीं हुआ है कभी भी, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा डेटा चला गया हो। बट स्टिल ये फीचर है आपके पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और विंडोज़ है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जो भी तरीका हो आपके लिए। स्टार्टअप डिस्क, तो वो होता है ना विंडोज़ में बूटेबल डिस्क, वो सारी चीज़ आप मैक में बना सकते हैं। आपको कोई विंडोज़ में होता है ना वो बूट इन या टाइप के कोई एप्लीकेशन थर्ड पार्टी डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो सब कुछ नहीं करना पड़ता, आप अपने मैक पे ही अपनी बूटेबल डिस्क बना सकते हैं बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। अ, फिर कभी बात करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल है। आज हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे है। अगर आप कुछ काम करते हैं मैक से रिलेटेड, अपने डेली जॉब से रिलेटेड, और आप स्विच करेंगे विंडोज़ से मैक पे जाएंगे अगर, तो जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी पहली बार इस्तेमाल करने के लिए, मैं उसी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन मेन चीज़ें, और टेक्निकल चीज़ें जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे, कुछ और वीडियोस उससे रिलेटेड बनाएंगे। बट बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं इसके अंदर। अगर आपके मैक में प्रॉब्लम आती है और आप उस बूट नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टारगेट डिस्क मोड पे दूसरा मैक ला के केबल से मैक टू मैक कनेक्ट करके टारगेट डिस्क मोड में बूट करके आप इस डिस्क में से उस डिस्क में जाके डेटा उठा सकते हैं। और काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती हैं बिना टेक्निकल कुछ भी जाने हुए। तो बहुत एडवांस है। अगर आपके पास कोई ऐसी बूटेबल डिस्क होती तो वो यहाँ शो करती, अ,
जो आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जो बूटेबल है जिसमें मैक है, तो वो आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ शो करती है। आप उसको सेलेक्ट करके रीस्टार्ट करेंगे तो उस डिस्क से बूट हो जाएगा, बजाय इसके कि आपका यहाँ से बूट हो। बाकी वो विंडोज़ वाला वो बूट F8 या क्या दबाते रहते हैं, ऐसे उस पर उछलना पड़ता है ना एक बटन पे, F8 F8 है शायद, या शिफ्ट है, आई फॉरगॉट। बट जो भी है, मैक में ऐसे उछलना नहीं पड़ता आपको बटन। मैक को पता है, एप्पल को, कि कब बटन दबानी है और कितनी देर के लिए दबानी है। तो जैसे आप पावर की बटन दबाएंगे वैसे ही आप ऑप्शन की होती बटन होती है आपकी, कंट्रोल के बगल में होती है मैक पे। आप एक बार ऑप्शन की बटन दबाइए, लगभग 7 से 8 सेकेंड, डिपेंड करता है आपके मैक की स्पीड कितनी है। 5 सेकेंड काफ़ी होता है वैसे। अगर मैक स्लो है तो थोड़ी देर और दबा के रखिए, 8 सेकेंड। आपको कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कू कूदाने वाला बटन क्यों दे रखा है विंडोज़ ने? मतलब बंदों को पता नहीं होता ना कि कौन से वाला दबाने पे एक्चुअली काम हुआ। तो ये आपको आखिरी तक कभी भी नहीं पता चलता है। मतलब मुझे तो नहीं पता था जब तक मैं काम कर रहा था, मैं आईटी में ही था। बट मैक पे हमें पता है कि जैसे ही बटन दबाया, हमने इधर दबाया, 5 सेकंड में जब वो बूट करेगा, पा- जब वो बूट करेगा तो 5 सेकंड के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी। और मैं 5 सेकंड बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हमेशा नया मैक होता है। तो अगर आपके पास पुराना है शायद वो थोड़ा टाइम ले ले। बट हमें पता होता है कि हम ये प्रेस कर रहे हैं, भी यार 100% श्योर कि ये चीज़ हो जाएगी, वो उछलना नहीं पड़ेगा आपको। बट खैर, कभी कभार विंडोज़ की बुराई कर लेता हूँ, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये हो गया आपका मैक का कंट्रोल पैनल। ठीक है, कायदे से तो मुझे वीडियो रोक के दूसरी वीडियो बनानी चाहिए और बाद में कनेक्ट कर देना चाहिए, बट चलिए करते हैं। मैं ये वीडियो रोकता हूँ और उसके बाद एक दूसरी वीडियो फिर से स्टार्ट करता हूँ, और जब मेन वीडियो बनेगी तो सारी कनेक्ट करके आपके पास आएगी। ओके, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो पहले वीडियो बनाई मैंने, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कोई फाइल की प्रॉपर्टीज़, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ना विंडोज़ में, इसमें भी आप राइट क्लिक करके गेट इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं। बट ये गेट इन्फो, बट कमांड आई यूज़ करते हैं शॉर्टकट के लिए। सो कमांड आई ये दिखाता है सारी इन्फॉर्मेशन उस मैक से रिलेटेड, ऐसे ही आती है। जो व्यू आता है वो ऐसे आता है। और इस पे यहाँ देखिए क्विक टाइम मूवी, मूवी की 9.5 GB। सो ये जितनी भी वीडियो थी, मैं कोशिश करूँगा जब अपलोड करूँगा तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसे ट्रेनिंग देता हूँ वैसे मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं लाइव ट्रेनिंग में एडिट तो होता नहीं है, तो जैसे क्लास में एडिट नहीं होती है वैसे यहाँ एडिट नहीं करूँगा। सो अब इसमें साइज़ देख रहे हैं आप, 9.8 GB। इतना अच्छा रेजोल्यूशन है कि आप इसको किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं और फुल 4K डिस्प्ले आएगा आपका। बहरहाल, सो ये कमांड आई है जिससे आपको प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड चीज़ मिलती है। और एक और चीज़ जिसमें जो हमने बात करी थी कि कोई एप्लीकेशन, कोई फाइल जो है, जैसे कोई डॉट डॉक फाइल है, DOCX, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुलती है। बट आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? आप उसको राइट क्लिक करके ओपन विद, और आप एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो उस एप्लीकेशन में खुलेगा। ऑलवेज ओपन विद का जो ऑप्शन होता है, शायद यही बोलते हैं विंडोज़ में भी, इसमें भी है। ओपन विद पे जाएंगे, क्विक टाइम चेंज करके आप एप्पल टीवी या फिर जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप वो ले सकते हैं, या अदर पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो याद है विंडोज़ में आता है रिकमेंडेड, तो सिर्फ रिकमेंडेड चीज़ें आती हैं, या फिर आप ऑल में से अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं क्या करना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। नेम और एक्सटेंशन ये है, आप एक्सटेंशन हाइड कर सकते हैं कि ना दिखाई दे .mov, सिर्फ फाइल का नाम दिखाई दे। फिर और इन्फॉर्मेशन उस फाइल से रिलेटेड, लास्ट टाइम कब ओपन हुई थी, डायमेंशन क्या है, एक्चुअली 4K नहीं है, 3360, कोडेक्स और सब कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी आप इस फाइल को लॉक कर सकते हैं कि कोई और इसमें एडिटिंग वगैरह ना कर पाए। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप टैग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी। बाकी यहाँ पे किसको परमिशन है किसको नहीं है वाली चीज़ें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आप ओपन विद जो है वो आपके लिए ज़रूरत की चीज़ है। कभी कोई आप काम करेंगे तो फाइल का
डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चेंज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं इससे। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा आगे। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो कौन सी चीज़ कहाँ है? ये तो आपने कंट्रोल पैनल देख लिया जो डॉक में है, यहाँ से आप खोल सकते हैं। कंट्रोल पैनल सिस्टम प्रेफरेंसेस, आज मैं कंट्रोल पैनल ही बोलूँगा इसको ताकि आसानी हो आपको समझने में। सिस्टम प्रेफरेंसेस दिख रहा है बट आई एम सेइंग कंट्रोल पैनल। तो यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से भी जा सकते हैं आप कंट्रोल पैनल में सिस्टम प्रेफरेंसेस में, और आप अपना जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा या पिछले सेक्शन में देखा वो चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। तो अब ये जो ऊपर मेन्यू में डिफ़ॉल्ट क्या दिखता है हम उसकी बात करते हैं यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, सो पहला है एप्पल आइकॉन। सो आइकॉन नहीं बोलते हैं, दिख तो रहा है आइकॉन बट एप्पल मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं मेन्यू बार। तो एप्पल मेन्यू में देखते हैं अबाउट दिस मैक। सो अबाउट दिस मैक एज नाम से जो सुनने में लग रहा है वही है अबाउट दिस मैक। 16 GB रैम है, मेमोरी, जो भी सीरियल नंबर वगैरह, डिस्प्ले के बारे में थोड़ी बातें, थोड़ा हार्ड डिस्क। ओके, ये 250 GB वाला मैक है, माफ़ी चाहूँगा। सारे एक जैसे ही हैं, याद रख पाना मुश्किल होता है। बट सो ये 250 GB वाला मैक है। बाकी और भी मैक से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सर्विस वगैरह। बट यहाँ ओवरव्यू में जाते हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आप अगर जाते हैं सिस्टम रिपोर्ट में तो आपको और डिटेल में सारी चीज़ें मिलती हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सब कुछ मिलता है इसके अंदर। आप देखिए जो मैं डार्विन की बात कर रहा था, जो जो इसका कर्नल है, जो बेस है, वो ये है, डार्विन है, और इसका ये वर्जन है। बाकी हार्डवेयर में जाके आप हार्डवेयर वगैरह देख सकते हैं। जो डिस्क है, हार्ड डिस्क उसकी, वो किस कंपनी की है, और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोरेज पे अगर आप जाइए, सो इट सेज, मैं देख रहा हूँ कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम बात कर सकें, बट एज सच नहीं है। बट ये रही आपकी कैपेसिटी, ये दिखा रहा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी चाहिए, बैटरी में अगर कभी आप, कभी किसी वजह से कोई पुराना मैक खरीद रहा है, या आपके पास आ रहा है, आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए पावर में जाके बैटरी का स्टेटस। अगर आपने पावर में जाइए, ये इसी पावर सेटिंग से बैटरी पावर, आपको यहाँ पे साइकिल काउंट एक चीज़ आती है, अ, आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। साइकिल काउंट बताता है कि आपकी बैटरी की लाइफ कितनी है। सो अगर आप यहाँ देख रहे हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन साइकिल काउंट 111 मीन्स नथिंग। मतलब मैं समझता हूँ अगर आप पुराना मैक ले रहे हैं तो 250, मैक्सिमम 300 साइकिल काउंट तक ठीक है। अगर 300 से ऊपर है तो आप उसको चार्ज करके, फुल चार्ज करके वीडियो प्ले करके देखिए कितनी देर तक चल रहा है। जिससे लेना है उसको बैठाइए या जो भी करिए। बट अगर 250 के ऊपर है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आदमी चेक करके ही ले कितनी देर प्ले हो रहा है। 11 इज़ कुछ भी नहीं है, ये मैक टेस्टिंग के लिए है, बस कभी कभार निकलता है। सो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊंगा तो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी और कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा आपको। सो ये हो गया। फिर आप डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले के बारे में देख सकते हैं, डिस्प्ले प्रेफरेंसेस, स्टोरेज की बात हम कर ही चुके हैं। मैनेज में अगर आप जाइएगा तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको दिखाता है कौन सी चीज़ कितनी है, डॉक्यूमेंट कितना है मेरे पास, 9 GB एंड ऑल। एंड सपोर्ट में सपोर्ट है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए होता है एप्पल से तो। और आपका सपोर्ट कवरेज वगैरह, एप्पल केयर वाला जो प्रोग्राम होता है, जो एप्पल की तरफ से सपोर्ट प्रोग्राम मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, या आप अलग से ख़रीद भी सकते हैं मैक के लिए। ओके, तो ये था आपका एप्पल मेन्यू। इसके अंदर ये है, यहाँ सिस्टम प्रेफरेंस आपने देख लिया। ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर है, खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्ले स्टोर होता है वैसा ही ऐप स्टोर है। रिसेंट एप्लीकेशन जो लॉन्च किया था, फोर्स क्विट, विंडोज़ में होता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और एंड नाउ वाली कोई चीज़ होती है ना, फोर्स क्विट टाइप की, मतलब जो अगर कोई एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है तो कंट्रोल ऑल डिलीट करके आप एप्लीकेशन सेलेक्ट करके उसका उसको किल करते हैं।
वही चीज़ है फोर्स क्विट। सो कमांड ऑप्शन एस्केप इसका शॉर्टकट है, बट कोई नहीं, एप्पल मेन्यू के अंदर आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए, रील आप उसको क्विट कर सकते हैं। फाइंडर क्विट नहीं होता, वो रीलॉन्च होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में फाइंडर की। उसके बाद स्लीप, ये कहानी आपको पता ही है। फाइंडर, फाइंडर क्या होता है? फाइंडर मैक पे हमेशा रन करता है, कभी बंद नहीं होता। फाइंडर का काम फाइंड करना है और आपको फाइल्स दिखाना है, ठीक है। अब अगर विंडोज़ से कंपेयर करें तो विंडोज़ में वो एक चीज़ होती है ना, विंडोज़ एक्सप्लोरर। मतलब अगर आप माई डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं या माई कंप्यूटर खोल रहे हैं, तो वो एक सेम लुक सेम आता है ना। तो वो जो चीज़ है, अगर आपको पता हो तो उसको विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते हैं। मतलब जब मैं यूज़ करता था तो वही बोलते थे, पता नहीं नाम चेंज हुआ हो। तो विंडोज़ से हर एक फोल्डर जो आप खोलते हैं वो सेम व्यू में खोलता है, उसको विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते हैं, और वो हमेशा रन करता है आपकी मशीन पे। सिमिलरली यहाँ पे फाइंडर होता है और फाइंडर हमेशा रन करता है। तो अगर आप कोई टास्क इसका किल करना चाहते हैं, टास्क जो भी विंडोज़ में ऐसे करते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट्स वाले से, इससे अगर आप करना चाहते हो तो आप देखिए इसको किल नहीं करेंगे, आप रीलॉन्च करेंगे, मतलब ये किल होगा और वापस लॉन्च हो जाएगा। तो फाइंडर हमेशा रन करता है, और उसका फाइंडर का काम है आपको वही फोल्डर्स में दिखाना कौन सी चीज़ कहाँ है। सो अगर आप फाइंडर को खोल के नई विंडो करते हैं, तो फाइंडर खोलने का कई तरीका है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ शो करता है फाइंडर। इसके नीचे डॉट देख रहे हैं, इसका मतलब कि वो एप्लीकेशन खुला हुआ है, क्विक टाइम खुला हुआ है। इसके नीचे ये डॉट है, क्विक टाइम के नीचे भी डॉट है, मतलब ये दोनों एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। सो ओके, तो आपको नई फाइंडर विंडो खोलनी है तो आप इस पर क्लिक करिएगा, खुल जाएगी। या फाइंडर आपका सेलेक्टेड है तो आप फाइल न्यू फाइंडर विंडो पे क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ किया कीजिए फास्टेस्ट है, या आप कमांड एन कर लीजिएगा तो खुल जाएगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विंडोज़ में, जो कि मैक में ऐसा नहीं है। अ, अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोला है, जैसे मैं अभी खोलता हूँ ये सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो विंडोज़ में जो एप्लीकेशन ऊपर दिखता है, वाह, ये कंपेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए। बट मैक में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो चीज़ सामने दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्टेड है, ठीक है। आपको यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा एप्लीकेशन सेलेक्टेड है, या फिर टॉप बार का कलर देखिए। ये देख रहे हैं ये ग्रे है, मतलब ये प्रॉपर रंग दिख रहा है। ये देख रहे हैं जैसे इसका बहुत हल्का हुआ सा रंग है, अगर आप इसको क्लिक करिएगा तो ये डार्क हो जाएगा, ये हल्का हो जाएगा। सो जो एप्लीकेशन सेलेक्टेड होता है वो थोड़ा डार्क होता है और यहाँ पे ऐसे उसका नाम दिखता है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप कोई एप्लीकेशन खोलें हैं जैसे कि टेक्स्ट एडिट, ठीक है, और यहाँ है, और आप यहाँ पे कुछ देखना चाह रहे थे और आपने क्लिक नहीं किया, अभी यही कलेक्ट सेलेक्टेड है, और आपने कोई बटन क्लिक करी, जैसे कमांड एन एक बटन है नई विंडो खोलने के लिए, तो जो एप्लीकेशन खुला होता है उसी की नई विंडो खुल जाती है, जबकि आपके सामने ये है। सो मतलब बस ये है कहने का कि कोई भी कमांड जो आप, कोई भी विंडो जो का कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आपको ये बस देख लेना है कि आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन का नाम लिखा है, दैट मीन्स कि वो एप्लीकेशन सेलेक्टेड है, तभी कीजिएगा। बहुत छोटी चीज़ आप समझ रहे हैं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर, मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ से हम फाइंडर खोलते हैं, नई विंडो, और ये देख रहे हैं यहाँ पे आपके फोल्डर्स हैं। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर सारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। कभी आपको लॉन्च करना है कोई भी एप्लीकेशन, तो आप ये करेंगे, फाइंडर लॉन्च करके एप्लीकेशन फोल्डर में जाके वहाँ से लॉन्च कर लेंगे, ठीक है, जो भी इनमें से। या फिर आप यहाँ आके आप सर्च कर लीजिए एक्सेल। सो आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप एंटर कर दीजिएगा, खुल जाएगा। तो ये दो चीज़ें, सारे एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर ही बैठे होते हैं, तो जब भी आपको खोलना हो आप इसके अंदर आके खोल सकते हैं। ये आपके 4 अलग अलग व्यू आते हैं, आपको जो सूट करता है आप वैसे कर सकते हैं। मुझे ये सूट करता है क्योंकि इसमें डेट मॉडिफाइड साइज और सब कुछ दिखाई, तो अगर कोई फाइल है मेरे पास, सो और मैं इस व्यू में हूँ, तो मुझे उसकी फ़ाइल किस टाइप की फ़ाइल है, क्या साइज़ है उसकी, वो सब कुछ दिखता है। अभी नहीं दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं कि फ़ाइल की साइज़ वगैरह जो है वो कहाँ से इनेबल करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, साइज़ देख लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, वर्जन देख लीजिए, अगर फाइल में कोई चेंज हुआ है क्या कभी डाउनलोड होने के बाद। डेट मॉडिफाइड देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्जन हटा देता हूँ मैं, क्योंकि फ़ाइल का वर्जन कोई नहीं देखता है टेक्निकली, बट
कोई मेरी वर्ड फाइल है तो कब उसको मैंने मॉडिफाई किया था वो देखना चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि कौन सी थी जिस पे लेटेस्ट काम किया था। और डेट मॉडिफाइड से सॉर्ट कर दीजिए तो सबसे लेटेस्ट वाली सबसे ऊपर दिखेगी। तो आप किसी भी फोल्डर में रहिए, आप ये चीज़ चेंज करके डेट मॉडिफाइड से कर सकते हैं, या फिर उस एप्लीकेशन नेम से कर सकते हैं। अगर नेम पे सॉर्ट करें तो सिंपल चीज़ें हैं, मुझे इस पे टाइम नहीं देना चाहिए। सो एप्लीकेशन फ़ोल्डर आपको पता चल गया कि एप्लीकेशन फ़ोल्डर जो है उसके अंदर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ोल्डर मशीन पे कहाँ है? जैसे विंडोज़ में होता है ना आपके डिस्क, फिर सी, प्रोग्राम फाइल्स, x86, जो भी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहाँ है ये देखने के लिए व्यू के अंदर जाके शो पाथ बार करिए, तो आपको वो दिखा रहा है मैक एच डी आपकी डिस्क है, उसके अंदर एप्लीकेशंस फ़ोल्डर है, यहाँ पे है। अगर हम रिसेंट में जाते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे दिखा रहा है कि ये मेरा होम फोल्डर है ट्यूटर, उसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल पड़ी है। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप क्रोम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है ये डाउनलोड के अंदर क्रोम पे है। तो ऐसे करके आप शो पाथ बार हमेशा ऑन कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ज़रूर ऑन कीजिएगा। थोड़ा और आगे देखते हैं कि कौन से फोल्डर्स कहाँ होते हैं मैक पे। सो इसने बोला मैक एच डी, सो मैं मैक एच डी पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी मेरी ये मैक एच डी यहाँ खुल जाएगी। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये हैं वो फोल्डर्स जो आपके मेन डिस्क पे होते हैं, और बाकी सब कुछ इन्हीं 4-5 फोल्डर्स के अंदर होता है। कुछ और फोल्डर भी हैं वो हिडन है, बट आपको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो आप करेंगे और सेव करेंगे वो आपके यूजर्स फोल्डर में है। जो एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे वो एप्लीकेशन फोल्डर में है। मैं अब इस थर्ड व्यू में आता हूँ, कॉलम में, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा अच्छी दिखती है कॉलम व्यू में। सो मैं एप्लीकेशन में जल्दी से दिखा दूँ कि ये वही एप्लीकेशन हैं जो हमने अभी देखे। लाइब्रेरी के अंदर एप्लीकेशन से रिलेटेड फाइल्स जो हैं वो लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं। इसकी बात डिटेल में आगे करेंगे। कभी लाइब्रेरी फोल्डर मत टच कीजिएगा। आप एक्चुअली कुछ भी मत टच कीजिएगा आपके अंदर जो आपके होम फोल्डर है उसके अलावा, या फिर एप्लीकेशन अगर आपको कुछ डिलीट या अनइंस्टॉल करना है उसके अलावा। सो अब ये देखिए यूज़र्स के फोल्डर कैसे होते हैं। सो हार्ड ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर ये मेरा नाम है, मेरा होम फोल्डर है। अब इसके अंदर विंडोज़ में भी लगभग ऐसे ही फोल्डर होते हैं, राइट? डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, मूवीज़, पिक्चर्स, है ना? बस इसमें एक एप्लीकेशन फ़ोल्डर है जो नई चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है वो और लोग यूज़ ना करें, केवल आप यूज़ करें, सो ये आपका होम फ़ोल्डर है। इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो केवल आपकी हैं और कोई नहीं कर सकता। बट यहाँ पे होगी तो हर कोई जो आएगा उस मशीन पे लॉगिन करेगा वो यूज़ कर पाएगा। सो अगर आप कुछ पर्सनल एप्लीकेशन रखना चाहते हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल तो है ही पर्सनल, आपकी कोई नहीं देख रहा है, बट आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन और लोग ना खोलें, सिर्फ आप खोलें वो चीज़, तो आपको यहाँ इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल नहीं करके अपने अपने एप्लीकेशन फ़ोल्डर में इंस्टॉल करनी होगी। तो वो केवल आपको दिखेगी, वो आपकी फ़ाइल हो गई। ओके, इसके बाद आपका डेस्कटॉप हो ही गया, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो दिस इज़ दिस इज़ द बेसिक, कि जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ये फ़ोल्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइब्रेरी में टेक्निकल चीज़ें हैं, मत यूज़ कीजिए। सिस्टम में अब लाइब्रेरी में टेक्निकल हैं, एप्पल से रिलेटेड और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी जो एप्पल का नहीं है वो दिखाई देगा। सिस्टम में केवल एप्पल रिलेटेड चीज़ें होंगी। सो याद रखिएगा ये दो फोल्डर टच मत कीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। या अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको उसकी सॉल्यूशन ढूंढना है उसका, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में एप्पल रिलेटेड सही ट्रबल शूटिंग बहुत कम है। जिसका जो चला उसने अपना ब्लॉग में लिख दिया है। सो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप गलत फाइल डिलीट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बस ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। बाकी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो ये सारे फोल्डर्स हो गए जो यहाँ पे साइड में दिखते हैं, ठीक है। और अब या इस फाइंडर की भी कुछ सेटिंग्स होती हैं। तो विंडोज़ में एप्लीकेशन की सेटिंग जहाँ पे भी होती हूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट मैक में हर एप्लीकेशन की सेटिंग उस एप्लीकेशन का नाम, और उसके अंदर एक ऑप्शन होगा प्रेफरेंसेस का, ये उसमें जाके आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं चाहता हूँ कि जब मैं कोई नई विंडो खोलूँ फाइंडर की तो वो रिसेंट सारी फाइल दिखाए। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे मेरे डेस्कटॉप की फ़ाइल दिखाए।
तो मान लीजिए अब मैं कुछ कमांड एन से नई फाइल, या ऐसे करते हैं हम फाइल पे जाके न्यू न्यू फाइंडर की विंडो खोलते हैं। सो वो सीधे डेस्कटॉप खोलेगा। ठीक है। अ, ये डेस्कटॉप रखना अच्छा है क्योंकि ज़्यादातर लोग डेस्कटॉप पे चीज़ें रखते हैं, कुछ लोग डाउनलोड भी रखते हैं जो आपको सही पड़े, बट कुछ लोग को रिसेंट भी अच्छा लगता है, सो जो आपको सही लगे। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये साइड बार बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो ये बार है साइड बार, इसकी सेटिंग देखते हैं। साइड बार में आप क्या क्या देखना चाहते हैं, जैसे रिसेंट है, एयर ड्रॉप है, ये सारी चीज़ें। मेरा होम फोल्डर नहीं दिख रहा है साइड बार में, मैं चाहता हूँ मेरा होम फोल्डर भी दिखे, बस मैं यहाँ चेक कर दूंगा और वो यहाँ दिखेगा। ऐसे ही हम चीज़ें हटा सकते हैं, दिखा सकते हैं। टैग्स का क्या काम है, मुझे टैग नहीं चाहिए, टैग को हटा देते हैं, यहाँ से हाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टैग हाइड करने की जगह है, तो हम यहाँ से सीधे हाइड कर देते हैं। मैं पर्सनली टैग यूज़ नहीं करता, बट आप कर सकते हैं। सो ये बस आपको व्यू दिखा रहा था लेफ्ट साइड में। थोड़ी और सेटिंग्स है, शो ऑल फाइल नेम एक्सटेंशन, जितनी फाइल है सबका एक्सटेंशन दिखाना देखना चाहते हैं, अगर आपकी हमेशा दिखाई दे तो वो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से ऑन कर देंगे तो ये देखिए ऐप स्टोर में सबके आगे ऐप लग गया है, क्योंकि मैक में एप्लीकेशंस का नाम डॉट ऐप होता है। तो शो ऑल फाइल नेम, सो इनका दिख गया। ऐसे ही अगर आप रिसेंट में जाएंगे तो ये गूगल क्रोम डॉट डी एम जी दिख रहा है, ये मैंने हाइड किया हुआ है, बट अगर आप उसको कमांड आई से ऑन करेंगे और फिर ये चेक लगाएंगे तो वो दिखाई देने लगेगा। ये जो आपका रिसाइकल बिन होती है, यहाँ पे सिर्फ बिन बोलते हैं, ये कितनी देर में अपने आप डिलीट हो जाए, ये सारी चीज़ें आप वेरी सिंपल आप देख लीजिएगा। ओके, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो कहाँ सर्च करना चाहता है, करंट फोल्डर में आप सर्च करना चाहते हैं केवल, या पूरे मैक पे? मैं कहूँगा पूरा मैक ही होना चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं सारी सेटिंग। नीचे से ऊपर चलते हैं, कीप फोल्डर्स ऑन टॉप इन विंडो एंड सॉर्टिंग बाय नेम ऑन डेस्कटॉप। ये बहुत अजीब चीज़ है, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो और आपकी मशीन पे फोल्डर्स हैं तो वो पहले फोल्डर दिखाएगा। मतलब अगर आप यहाँ कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है और मेरे पास इतनी फाइल्स नहीं है, बट अगर आपके इस फोल्डर में बहुत सारे, मतलब इस एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे फोल्डर होते, तो ये सेटिंग उसके लिए है कि आप फोल्डर ऊपर रखना चाहते हैं क्या। तो जो आप सर्च करेंगे तो ए बी सी डी से फाइल्स तो दिखाएंगी, बट फोल्डर नहीं दिखाएगा। फोल्डर सारे सबसे ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके नीचे फाइल शुरू होंगी। तो थोड़ा अजीब है, विंडोज़ पे ऐसी आदत नहीं होती है लोगों को। सो जो सही पड़े आपको। और ये सिंपल सेटिंग है, आप खुद ही देख सकते हैं। शो वार्निंग बिफोर डिलीटिंग द रिसाइकल बिन, वार्निंग बिफोर रिमूविंग आई क्लाउड ड्राइव। आई क्लाउड ड्राइव के बारे में बात करेंगे, बोरिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। शो वार्निंग बिफोर चेंजिंग एक्सटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन बदल रहे हैं तो वो आपको वार्निंग देता है, एक बार पूछता है आर यू श्योर कि आप ये करना चाहते हैं, आपको पता है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक पॉपअप आता है जो अच्छा है, होना चाहिए। दैट्स इट आई थिंक। फाइंडर के बारे में ये हो गया। एक और चीज़ है फाइंडर में, व्यू के अंदर ये जो चार व्यूज़ हैं, आप कैसे देखना चाहते हैं वही व्यू ये शुरू में ऊपर चार दिख रहे हैं। फिर आप अगर फाइल ग्रुप करना चाहते हैं, सॉर्ट कैसे, नेम से, टाइप से, फाइल काइंड मीन्स टाइप, कब खुली थी, ऑल दोज थिंग्स। साइज से टैग करना चाहते हैं, साइज से सॉर्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बट आपको यहाँ से करने की क्या ज़रूरत है, जब आपको यही चीज़ यहाँ दिख रही है तो आप यहाँ से कर लेंगे, राइट। या थोड़े और ऑप्शन देख लेते हैं। शो साइड बार ये वाला है, सो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड भी कर सकते हैं, है ना। शो प्रीव्यू, सो फाइल का प्रीव्यू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओ प्रीव्यू क्या होता है, इस पे आइए। ये जो व्यू है ये एक और व्यू है, व्हाट डू यू कॉल इट, क्विक लुक व्यू, बट इसका सो क्विकली लुक व्यू का काम ये है कि ये आपको दिखाता है फाइल का ओवरव्यू। तो अगर हम जैसे डेस्कटॉप पे एक फाइल है, राइट। तो इसको अगर हम क्विक व्यू में करते हैं, देखिए ऐसे दिखाता है। सो क्विक व्यू में बिना खोले आप फाइल को सब कुछ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, और उसको देख सकते हैं। अगर कोई डॉक फाइल होती है, वर्ड फाइल होती है, मैं ये देखता हूँ, कमांड शिफ्ट, एक मैंने इमेज ले ली। सो डेस्कटॉप पे अब दो फाइल हो गई हैं, एक सेकंड में ये डेस्कटॉप पे आ जाएगी।
अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट ली है इस फोल्डर इस एप्लीकेशन की। चलो भाई, सो ये देखिए यहाँ आ गई। सो बिना एप्लीकेशन खोले, क्योंकि ये किसी और, ये इमेज फाइल जो है वो प्रीव्यू एप्लीकेशन में खुलती है, बिना खोले मैंने उसकी डिटेल्स देख ली हैं। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है मैक में, कि अब बिना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट फाइल खोले हुए, बिना एप्लीकेशन खोले हुए उसकी फ़ाइल की डिटेल देख सकते हैं आप, और किसी भी फाइल को देख सकते हैं बिना एप्लीकेशन खोले। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जब आप हज़ारों फाइल पे काम करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि आप बिना एप्लीकेशन खोले जब आप फाइल देख सकते हैं तो वो कितना ज़्यादा आसान कर देता है आपका काम। सो व्यू में यही है। फिर हाइड टूल बार, सो आपके ऊपर वाले टूल बार जो हैं वो हाइड हो जाते हैं। शो एंड ऑल, अगर आपके मल्टीपल टैब्स हैं वो हाइड ऑन ऑफ हो जाते हैं। शो टैब बार आप ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो शो पाथ बार है, जो मैंने ऑन कर दी है। और शो स्टेटस बार है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता हूँ मैं आपको एप्लीकेशन फोल्डर में जाके, इस व्यू से हटता हूँ मैं, किसी और व्यू में आ जाता हूँ, डजेंट मैटर। सो आप देखिए ये दिखा रहा है अब, ये स्टेटस बार है, कितनी फाइल है, टोटल साइज कितनी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होती है, तो ये आप ऑन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है आपको काम। और देख रहे हैं राइट साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि फालतू की चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या देख रहा हूँ मैं और ये कौन सा एप्लीकेशन है। ये नहीं देखना चाहता तो मैं ये ऑफ कर सकता हूँ, व्यू में ही होगा कहीं पे, हाइड प्रीव्यू। सो हाइड कर दिया, अब मेरे ज़्यादा एप्लीकेशंस दिख पा रहे हैं। सो बिकॉज मुझे नो पता ही है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या है, सो उसका प्रीव्यू क्या ही देखना। सो ये हो गया आपका फाइंडर। सो फाइंडर ही है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे जब आप मैक खोलेंगे, पहली बार लॉन्च करेंगे। सो आपको फाइंडर ही सब कुछ गाइड करेगा कहाँ पे कौन सी फाइल है, इसलिए फाइंडर के बारे में जानना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगर आपको कुछ भी कोई भी वीडियो ऐसी कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिसके बारे में और जानने की ज़रूरत है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है कि मैं अब क्योंकि टाइम बाउंडेशन है और मुझे दिन के 8 घंटे पढ़ाने की आदत है, उसमें से एक दो घंटे का ब्रेक होता है, तो 6 घंटे। तो अब वो चीज़ें थोड़ा समेट के, थोड़ा छोटी करके एक ओवरव्यू बताने में थोड़ा सा, बीच बीच में मैं रुक जा रहा था, बीच बीच में शॉर्टकट करने के चक्कर में मेरे दिमाग से चीज़ें भी मिस हो जा रही थी। बट फिर भी अगर मैंने कुछ ऐसा मिस किया होगा तो आप या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस की होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, या कोई ऐसा टॉपिक हो आपके पास जो आप मैक के बारे में जानना चाहते हैं, या जो आ रहा हो आपके सामने, तो उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक।